वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके झा सर का साइंस का प्रैक्टिस सेट 55 लेके आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूं। अभी तक आप 54 यानी 54 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो इसके झा रेलवे साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचता रहे। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से आप ज़रूर जुड़ जाइए क्योंकि वहाँ इन सभी का पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा देता हूँ ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है। तो 1 पिकोमीटर देखिए ये चीज़ आपको याद, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेको एमटो, ये सारा जो है याद होना चाहिए। ठीक है, जब आपको ये याद होगा तो आपको समझ में आएगा कि पिको जो होता है 10⁻⁻12 मीटर होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। डेसी से लेके डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो, ये सारा चीज़ आप याद रख जाइएगा। ठीक है, ताकि आपको आने वाले इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप समझ गए हो कि 1 पिको में 10⁻12 मीटर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि क्या होते हैं। तो दो सदिशों से गुणनफल से प्राप्त राशि सदिश भी हो सकती है और अदिश भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि देखिए सदिश के अदिश गुणनफल को डॉट से, किससे, जैसे ए डॉट बी, सदिश के अदिश गुणनफल को डॉट से हम क्या करते हैं, सूचित करते हैं। और सदिश के सदिश गुणनफल को जैसे ए क्रॉस बी लिख दें तो सदिश के सदिश गुणनफल को क्रॉस से हम ये करते हैं। ठीक है, सदिश का सदिश गुणनफल सदिश राशि भी हो सकता है या अदिश राशि भी हो सकता है। तो ए या बी दोनों सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्य त्वरण का अर्थ क्या होता है। शून्य त्वरण का अर्थ होता है कि वस्तु का वेग क्या है, एकदम स्थिर है। वस्तु का वेग स्थिर जब होता है तो हम कहते हैं कि ये शून्य त्वरण में है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए वेग के एक समान होने से त्वरण का मान क्या हो जाता है, वेग के एक समान होने से त्वरण का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है, ये चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर या गति संरक्षण के सिद्धांत पर। देखिए रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है और संवेग एक सदिश राशि भी होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। कभी भी आपसे रॉकेट के बारे में पूछे कि रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य कैसे करता है तो आप कह सकते हैं कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। आशा करता हूँ ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p, द्रव्यमान m हो तो p एवं m पदों में गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा। अब देखिए संवेग क्या कह रहा है कि p है, द्रव्यमान m है। p और m में गतिज ऊर्जा का जो मान होता है वो क्या होता है, p²/2m होता है। क्या होता है, संवेग और द्रव्यमान का जो रिलेशन होता है तो गतिज ऊर्जा में क्या होता है, p²/2m होता है। ठीक है, ये कैसे होता है ये चीज़ हम बता रहे हैं आपको। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv² होता है। क्या होता है, हाफ mv² होता है। अब देखिए 1/2 mv² है, mv²। अगर p और द्रव्यमान तो p और m पदों में जो है अगर इसे हम m/m लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, हाफ m²v², ये क्या हो जाएगा, हाफ m²v²/m। ठीक है, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जब हाफ m²v²/m हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2m। तो इसका मतलब हो जाएगा कि p²/2m, यहीं से ये निकल के आता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में
लगने वाले आवश्यक नियत बल को डैश कहा जाता है। तो आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? अपकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, ये यांत्रिक बल। तो किसी भी एक समान वृत्तीय गति में चलाने वाला नियत बल क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हमने कई बार किए हैं, ठीक है। अगर आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो आप देखे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब एक सरल लोलक का गोलक खोखला एवं पानी भरा है, इसमें एक छोटा बारीक छेद करके इसे झुला दिया जाता है, तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि सरल लोलक का गोलक खोखला है, अब पानी उसमें भर के, उसमें मान लीजिए कि ये एक कुछ मान लीजिए जो खोखला है, इसमें पानी हम लोग भर के नीचे से छेद करके ऐसे डुला दें, तो ये इसी तरीके से जाएगा। अगर आवर्तकाल इसका इस तरीके से होगा, यानी कि झूला देंगे तो झूलेगा, तो पहले इधर जाएगा फिर इधर आएगा। अब देखिए होगा क्या कि पहले अगर पानी इसमें भरा होगा तो पहले बार वेट होगा, जब इसमें छेद कीजिएगा तो धीरे धीरे ना पानी गिरेगा, तो जब वजन के कारण ये क्या होगा, पहले बढ़ेगा फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घटने लगेगा, फिर क्या हो जाएगा, जो जिस स्थिति में था उस स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, बात को समझ गए? क्योंकि एक ही पथ पे इसको जाना है, ठीक है, बार बार ये आएगा जाएगा आएगा जाएगा, तो पहले क्या करेगा, बढ़ेगा, फिर क्या नाम है, घटेगा, और फिर अपने पूर्व के मान पर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। सरल लोलक का आवर्त का जो फॉर्मूला होता है T बराबर 2π√L/g होता है, ये चीज़ भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक दीवार द्वारा उत्पन्न बल क्या होगा जिस पर सामान्य रूप से 10 मीटर पर सेकेंड की गति से पानी गिर रहा हो और निस्सरण 0.0001 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो। भैया भी यहाँ पे दे दिया है हमको कि 10 मीटर पर सेकेंड, क्यू दे दिया है 1 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये 1/, इसे हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁴। ठीक है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, ρgh × एरिया। रो क्या हो जाएगा, 1000 × 10 × एरिया हो गया 1 × 10⁻⁴। ये 4 को ये इससे क्या कट जाएगा, तो यहाँ से ये 3 4 से कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? W/Q J, WQJ, Q/WJ, JQ/W, कौन सा सही है? तो जो संबंध है, क्योंकि W बराबर क्या होता है, W बराबर JQ होता है। W बराबर क्या होता है, JQ होता है। ठीक है, ये जूल्स का लॉ है। क्या है, जूल्स का लॉ है कि W बराबर JQ। तो हम कह सकते हैं कि W/Q बराबर क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। जूल का नियम जानते हैं क्या कहता है कि जब विद्युत तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो धारा प्रवाह के कारण इस तार में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। क्या होता है, धारा प्रवाह के कारण इस तार में क्या हो जाती है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और तार में उत्पन्न ऊष्मा का मान तार के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये क्या होता है, सोनार क्या होता है, एक मुख्यतः उपकरण होता है जिसका ट्रांसमीटर और डिटेक्टर, जिसे हम इसे ट्रांसमीटर और डिटेक्टर भी कहते हैं, जिसका उपयोग समुद्री में उसकी दूरी या गहराई को नापने के लिए, कोई चीज़ का दिशा गति पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सोनार का उपयोग किया जाता है। सोनार को फुल फॉर्म भी कभी कभी रेलवे पूछा है। ठीक है, अभी रिसेंटली एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी सोनार का फुल फॉर्म पूछा है। तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। तो इसका काम होता है ट्रांसमीटर और डिटेक्टर।
तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका उपयोग आप जानते हैं कि समुद्र की गहराई में किसी वस्तु का पता लगाने में हम लोग करते हैं या संकेत भेजने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो निर्वात में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेक इंडेक्स या क्या क्वालिटी इंडेक्स। देखिए निर्वात में से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को जानते हैं क्या कहते हैं? अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, ये चीज़ पहले जान लीजिए। ये अपवर्तनांक के हिसाब से काम। अब निर्वात में प्रकाश का वेग या तरंग दैर्ध्य बट्टा माध्यम में प्रकाश का वेग या तरंग दैर्ध्य। तो जब निर्वात से एक माध्यम प्रकाश की गति के अनुपात को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन क्या है? पानी का बर्फ में परिवर्तन, मानव में श्वसन, मानव में पाचन, दूध से दही जमना। तो भौतिक परिवर्तन होता है कि पानी का बर्फ में जमना क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। पानी क्या हो गया? बर्फ में जम गया, ये भौतिक परिवर्तन हो गया। लेकिन देखिए अगर मोमबत्ती का जलना क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ ये चीज़ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रक्षेपित किए गए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये किस पे प्रक्षेपित किए गए थे? तो ये स्वर्ण, किस पे? स्वर्ण पर प्रक्षेपित किए गए थे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण को किस पे प्रक्षेपित किया गया है? स्वर्ण, चांदी, एल्युमिनियम, टाइटेनियम। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि स्वर्ण पे प्रक्षेपित किया गया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहीं देख लेते हैं कि क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? तो क्यूप्रस ऑक्साइड में यानी कि CuO, क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की जो संयोजकता होती है वो 2 होती है। तो ऑप्शन ए क्या है? कॉपर की संयोजकता क्या होती है? तो कॉपर की संयोजकता, क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता 2 होती है, लेकिन क्यूप्रस ऑक्साइड में, क्यूप्रस ऑक्साइड में आपका क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड में जो संयोजकता होती है वो 1 होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ 2 नहीं होगा, ये किसका होता है? क्यूप्रस ऑक्साइड में। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड में, क्यूप्रिक ऑक्साइड में 2 होता है, ये क्यूप्रस है। ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड में कितना होगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए पानी में हमने सांद्र अम्ल को मिलाना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें पानी में सांद्र अम्ल धीरे धीरे डालना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। एक्टिनियम की परमाणु संख्या क्या होती है? तो एक्टिनियम की जो परमाणु संख्या होती है वो 89 होती है, यानी कि 89 होती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। एक्टिनियम जो होता है ये रेडियोधर्मिक रासायनिक तत्व होता है, और एक्टिनियम का सबसे सामान्य समस्थानिक की बात की जाए तो एक्टिनियम 227 यानी कि 227 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि थोड़ा सा नीचे कर लें। डैश का उपयोग मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में बढ़ रहा है। तो किसका उपयोग ईंधन के रूप में बढ़ रहा है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, यानी कि CNG का। आप सभी देख रहे हैं कि ऑटो भी CNG, कार भी CNG। तो सबसे ज़्यादा CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग मोटर वाहनों में बढ़ रहा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात की जाए CNG को जलाने के लिए कम से कम 540 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप की क्या होती है आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक दोहरा आबंध होता है का एक सामान्य सूत्र होता है, जो वो क्या होता है? तो एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगर एल्केन के समान सूत्र देखा जाए तो एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n प्लस H2n+2, ये होता है एल्केन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होता है। तो ऊष्माक्षेपी सबसे अधिक क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का जल में घुलना, धावन सोडा का जल में घुलना, या कॉपर सल्फेट का जल में घुलना, या सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घुलना। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घुलना सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, सहायता प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बंद खानों यानी कि माइंस में दुर्घटना का कारण क्या होता है। तो बंद खानों में जो दुर्घटना का कारण होता है वो होता है CO। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा होता है। तो मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट की बात की जाए तो ये आपका यूरिया होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसको। चलिए, परखनली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, डिम का निषेचन गर्भाशय में होता है लेकिन परखनली में विकसित होता है। ठीक है, गर्भाशय में निषेचन होता है और नहीं, डिम का निषेचन परखनली में होता है और परखनली में विकसित होता नहीं। देखिए डिम का जो निषेचन जो होता है वो परखनली में होता है, यानी कि बाहर निषेचन किया जाता है फिर इसको गर्भ में रखा जाता है। ये टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये होता है कि जो उसका निषेचन होगा ना तो वो बाहर एक परखनली में होगा यानी कि टेस्ट ट्यूब में होगा। ठीक है, लेकिन बाद में उसको क्या कर दिया जाता है, गर्भ में उसको विकसित किया जाता है, यानी कि गर्भ में रख के उसको विकसित किया जाता है। तो डिम का निषेचन परखनली में होता है लेकिन यह गर्भाशय में विकसित करता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन क्या था। तो विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी किसने किया था। ठीक है, तो ये किया था ह्यूगो डी ब्रीज ने। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है, कारा, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा या क्लेमाइडोनर। ठीक है, तो देखिए ये क्लेमिडोमोनास जो है, थोड़ा सा इसको ऊपर, ये क्लेमाइडोमोनास जो है एक कोशिकीय क्या है, हरित कोशिकीय जो है हरित शैवाल है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और ये बात करें कारा, यूलोथिक्स और स्पाइरोगायरा को, ये बहुकोशिकीय शैवाल है। क्या होता है ये बहुकोशिकीय शैवाल होता है। और शैवाल में भोज्य पदार्थों का संचयन यानी कि जो स्टैच होता है के रूप में होता है। ठीक है, और शैवालों में किण्वन से एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।